हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उस लाइफ प्रोसेसेस वाले अध्याय की चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस वे सभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं और एक जीव के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं इस पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये जीवों में होती हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो 4 लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, 1 बाय 1 इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन की चर्चा करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? फूड को ग्रहण करना, जीवों के द्वारा फूड को ग्रहण करना, उसको यूटिलाइज करना। क्यों यूटिलाइज करना? एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो जीव परफॉर्म करते हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से ये इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट कह लो या फूड कह लो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर है जो, और उसको यूटिलाइज करना, बायोलॉजिकल यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये फूड का निर्माण कैसे होता है? इस फूड का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कुछ जीव तो अपने आप बना लेते हैं और कुछ जीव इसका निर्माण नहीं कर पाते। तो इस आधार पर दे आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की चर्चा अगर करें तो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड है और एक हेटेरोट्रॉफिक मोड है। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, इसके आधार पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो वे जो ये इस प्रकार का न्यूट्रिशन प्लांट में पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये वाला न्यूट्रिशन प्लांट में पाया जाता है और ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और CO2, ये ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, CO2 और H2O से ये कार्बोहाइड्रेट अर्थात फूड मैटर या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जिन जीवों के द्वारा फूड परफॉर्म किया जाता है उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और ये मोस्टली प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अभी और डिटेल में। इसके बाद दूसरा जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये मोस्टली जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, प्लांट में तो क्लोरोफिल होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस करके फूड का निर्माण कर लेते हैं, मगर एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता और एनिमल्स में भी नहीं होता और फंजाई में भी नहीं होता, और इसलिए वे फूड के लिए डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड रहते हैं। तो उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है और इस प्रकार का न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अर्थात दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। यह न्यूट्रिशन फूड को ग्रहण करने के आधार पर, ये फूड किस प्रकार से ग्रहण करते हैं ये जीव, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यह 3 भागों में, इसको 3 प्रकार का होता है फूड लेने का तरीका जीवों का। तो इस प्रकार से यह 3 प्रकार का हो सकता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक सेप्रोट्रॉफिक, एक पैरासाइटिक और एक होलोजोइक। तो सबसे पहले हम सेप्रोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन की चर्चा करेंगे आपके साथ, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें जो यह मोस्टली फंजाई में पाया जाता है, इसमें जो जीव, इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जीव डेड और डिकेड जो मैटर होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, उन पर ये डिपेंड रहते हैं, उन पर। तो जैसे प्लांट और एनिमल का डेड एंड डिकेड मैटर है, ये मान लो कोई प्लांट एनिमल का डेड एंड डिकेड मैटर है, तो ये जीव यहाँ पर इससे फूड ग्रहण करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जीव ये एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करके और इसको डिजोल्व कर देते हैं, इस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी, और बाहर डाइजेशन करके और तब उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं ये। तो ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक, अगर प्लांट का डेड मैटर है तो सेप्रोफाइटिक बोला जाता है इसे, और अगर एनिमल्स के डेड मैटर से फूड प्राप्त कर रहे हैं तो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन को बोला जाता है। यह मोस्टली फंजाई में होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। पैरासाइटिक, अब दूसरे न्यूट्रिशन की चर्चा करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जीव अपना भोजन दूसरे जीव से अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक में डेड ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया था, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त कर रहे हैं। और यही नहीं, उनको मारते तो हैं नहीं, विदाउट किलिंग देम, उनको हार्म करके वे पैरासाइट अपना फूड ग्रहण करते हैं। तो जीव जो फूड ग्रहण करने वाला होता है उसे तो कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो जीव जिससे फूड ग्रहण कर रहा है, जो जीव फूड ग्रहण कर रहा है उसे पैरासाइट, और जिससे फूड ग्रहण कर रहा है उसे होस्ट कहते हैं। तो होस्ट के ऊपर एक पैरासाइट फूड के लिए डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, रेयरली वैसे प्लांट भी होते हैं। एक एग्जाम्पल है कसकटा, जिसे अमरवेल कहते हैं, और लाइस है, लीच है, एनिमल्स में टेप वर्म है। ये एनिमल बॉडी के आउटसाइड या इनसाइड कहीं भी ये पाए जा सकते हैं अपने होस्ट की बॉडी पर, एक्टोपैरासाइट के रूप में या एंडोपैरासाइट के रूप में। अर्थात एक्टो का मतलब बॉडी के बाहर और एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर। ये कहीं भी पाए जा सकते हैं और अपना फूड डराइव करते हैं वहाँ से, अपने होस्ट से। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। इसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इस न्यूट्रिशन में ये स्टेप्स होते हैं। अगर कोई जीव इन स्टेप्स में अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, जिनको मैं बता रहा हूँ, तो उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कौन कौन से स्टेप? सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड, जिसे इंजेशन कहते हैं। फूड को इंजेस्ट करना अर्थात ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण फूड का, इंजेशन या इनटेक ऑफ फूड। दूसरा, अंदर फूड पहुंच गया, अब उसका डाइजेशन। जो इंजेस्टेड फूड इज नाउ डाइजेस्टेड। वो चाहे अंदर होता है बॉडी के, चाहे वो इंट्रासेलर हो या एक्स्ट्रासेलर हो, डाइजेशन कैसा भी हो। तो इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद फिर डाइजेस्टेड फूड इज नाउ एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, तो एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद जो एब्जॉर्ब फूड इज नाउ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और अंत में जो वेस्ट मैटर
इज इजेस्टेड आउट या वेस्ट मैटर इज रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी, उसे इजेशन कहते हैं, इजेशन। तो अगर ये स्टेप्स पाए जा रहे हैं किसी भी एनिमल में तो इस प्रकार का न्यूट्रिशन होलोजोइक कहलाएगा। और ऐसा अमीबा में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है, इवन ह्यूमन बीइंग में भी तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल यही है। अमीबा में देखिएगा, अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, इन अमीबा, अगर अमीबा का एग्जाम्पल लें तो अमीबा में ये सबसे पहले अमीबा, ये स्यूडोपोडिया कहते हैं इसको, स्यूडोपोडिया, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं स्यूडोपोडिया, ये इसका न्यूक्लियस है। और यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल को आप देख रहे हैं, ये रटने की ज़रूरत नहीं है आपको इस अमीबा में न्यूट्रिशन की। इसमें देख लीजिएगा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, स्यूडो, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया लेग्स, फिंगर लाइक ऐसे वो लेग्स बनाकर और फूड को कैच कर रहा है, और ये फिंगर लाइक फोल्ड्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये फ्यूज हो गए और इस प्रकार से ये फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। अमीबा में ये फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। इसी फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है और डाइजेस्टेड फूड को सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रिमेनिंग वे जो वेस्ट मैटर है वह रिमेनिंग वेस्ट मैटर, यहाँ पर ये डाइजेशन हो गया फूड का जैसे, अब रिमेनिंग वेस्ट मैटर यहाँ से इजेस्ट, सेल सरफेस के द्वारा ही वेस्ट मैटर इजेस्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियस है और ये इजेशन। तो यहाँ पर इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन हो रहा है, यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है और यहाँ पर इजेशन हो रहा है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हो रहा है और यहाँ पर इजेशन हो रहा है। तो सारे स्टेप्स अमीबा में ये पाए जाते हैं। इसके बाद अब प्लांट में न्यूट्रिशन की चर्चा कर लेते हैं डिटेल में। जैसा मैंने कहा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस। तो अब हम आपके सामने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की विस्तृत चर्चा कर लेते हैं जो 10th स्टैंडर्ड पर आपके दी हुई है आपकी पुस्तकों में। तो अब चर्चा करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट में है और जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जो करते हैं। तो हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की चर्चा करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी को और केमिकल एनर्जी में प्लांट के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। और एक जनरल इक्वेशन आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस का, 6CO2, यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये एक जनरल इक्वेशन होता है। ये फूड है ग्लूकोज जो बाद में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाएगा प्लांट सेल्स में, और ये ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं प्लांट्स जो है। तो ये जनरल इक्वेशन देखने में बड़ी सिंपल सी प्रोसेस लग रही है, लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कई स्टेप्स में पूरी होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है कुछ जो क्लोरोफिल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो क्लोरोफिल कई फॉर्म में पाया जाता है और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं उसे, यही तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं। तो ऐसे 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। किस भाग में होता है मैं अभी बताऊंगा। तो 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स, ये 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। और जो क्लोरोफिल ए है वो मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित होता है, और जो अन्य 3 अर्थात क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स, ये 3 जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं इनको एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके और ये क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं।
अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लीव्स है, इन लीव्स। लीव्स में दो प्रकार की सेल्स होती हैं। लीव्स में देखिए सेल्स होती हैं, लीव्स की सेल्स को मीजोफिल सेल कहते हैं, ऐसे मानिए अभी, मीजोफिल सेल। तो लीव्स में मीजोफिल सेल में भी जो क्लोरोप्लास्ट है। अब मैं क्लोरोप्लास्ट को ही, इस क्लोरोप्लास्ट को, हालांकि आपने पिछली कक्षाओं में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो क्लोरोप्लास्ट में एक कॉइन्ड लाइक जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, कॉइन जैसी स्ट्रक्चर, सिक्कों के से ढेर जो होते हैं, और इसको ग्रेनम कहते हैं। हालांकि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बता रहा यहाँ पर, लेकिन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बतानी है तो इसलिए इतना आपको यहाँ जरूर देखना होगा। ये ग्रेनम है, और ये ग्रेनम क्या है, ये एक सिक्के जैसी स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलेकोइड। और ये वाला जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये थाइलेकोइड जो है, अगर हम एक थाइलेकोइड को इस तरह से इनलार्ज करके अलग से हम एक थाइलेकोइड को देख रहे हैं, और इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के एक छोटे से पोर्शन को, इतने से पोर्शन को हम ऐसे इनलार्ज करके यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें ही जो पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, जो इसमें ही पाए जाते हैं, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये तो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, और ये स्ट्रोमा, ये दो जगह जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा। तो कुछ क्रियाएं तो मेम्ब्रेन में होती हैं, और कुछ रिएक्शंस स्ट्रोमा में होते हैं। तो अब इसमें कौन से रिएक्शंस तो मेम्ब्रेन में होते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम में, और कौन से रिएक्शंस स्ट्रोमा में होते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तो मेम्ब्रेन में जो रिएक्शंस होते हैं उनको कहते हैं लाइट रिएक्शंस। जो ग्रेना वाले भाग में होते हैं उन्हें कहते हैं लाइट रिएक्शंस, और स्ट्रोमा वाले भाग में जो होते हैं उन्हें डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस वाले जो फेज है उसको फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। फोटोकेमिकल फेज क्यों कहते हैं, अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको। और जो डार्क रिएक्शन वाली जो फेज है उसे बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में हम पुनः चर्चा कर लेते हैं एक बार, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। तो अब हम चर्चा करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, या कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी मैंने बताया कि दो स्टेप्स होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस को लाइट रिएक्शंस को फोटोकेमिकल फेज, लाइट रिएक्शंस को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल फेज, और इसको डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज
अभी जैसा मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट है ये। तो क्लोरोप्लास्ट में दो भाग होते हैं, ग्रेना और एक स्ट्रोमा। ग्रेना में मेम्ब्रेन्स होती हैं और स्ट्रोमा फ्लूइड होता है। इस मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो लाइट एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके वे एसिमिलेटरी पावर कहते हैं उसे, या हाई एनर्जी कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर इसमें इसकी जो मेम्ब्रेन सिस्टम में तो तीन बातें होती हैं और इसमें एक बात होती है। तो इसमें तीन बातें कौन कौन सी होती हैं? अभी मैंने अभी कहा, एक तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन। एक दूसरी बात इसमें मैंने कहा, लाइट को एब्जॉर्ब करके और हाई एनर्जी जो कंपाउंड हैं उनको बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स। जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं ये होते हैं NADPH, ATP और NADPH। इनमें एनर्जी स्टोर हो गई और ये एनर्जी अब बाद में काम आने वाली है अगले रिएक्शंस के लिए। दो स्टेप हैं, तो अगले रिएक्शंस के लिए एनर्जी को तैयार कर लिया और यहीं पर एक रिएक्शन और होता है जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए कहते हैं उसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और वाटर का फोटोलाइसिस होने पर ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, टू रिलीज ऑक्सीजन। कई बार ये मैंने बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न को आते देखा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर देख रहे हैं सोर्स ऑफ O2 कौन रहा? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सोर्स ऑफ O2 वाटर मॉलिक्यूल रहा ना, तो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से ये ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ये क्या है? वाटर। कुछ छात्र कहते हैं कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है CO2, वो गलत है, CO2 नहीं है। CO2 का तो यहाँ यूज होने वाला है स्ट्रोमा में। तो जो मेम्ब्रेनस सिस्टम में जो लाइट रिएक्शंस जो है, ये जो लाइट रिएक्शंस की ये सारी जो घटनाएं हैं अभी जो हमने इसको चर्चा किया, ये लाइट रिएक्शंस की सारी घटनाएं हैं ये वाली, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती हैं जो। अब ये डार्क रिएक्शन की जो घटनाएं हैं स्ट्रोमा में होती हैं, इसमें इस वाले भाग में होती हैं स्ट्रोमा में। तो लाइट रिएक्शंस तो मेम्ब्रेन सिस्टम या ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा। कंपैरेटिवली भी पूछा जा सकता है आपसे, लाइट और डार्क रिएक्शन में अंतर बताइए। यहाँ पर बच्चे भ्रमित ना हो कि डार्क रिएक्शन तो अंधेरे में होता है, ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होता है, लाइट की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, बिना लाइट के ही यह काम चल जाता है। इसमें जो स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स हैं उनकी उपस्थिति में ये होता है, तो यहाँ लाइट की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन में ये बायोसिंथेटिक फेज इसलिए कहा गया है इसको कि CO2 का फिक्सेशन होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो इस रिएक्शन में CO2 इज कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 by using this energy, by using assimilatory power। एसिमिलेटरी पावर का मतलब ये वाली, एसिमिलेटरी पावर का मतलब ATP और NADPH। तो
ATP और NADPH यहाँ पर जो assimilatory power produced during light reaction, तो now it is consumed in dark reaction for the formation of glucose from the CO2। और अंत में मैं दो बातें और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो ये बायोसिंथेटिक फेज है, जो CO2 फिक्सेशन की जो फेज है, यह दो प्रकार से हो सकती है प्लांट्स में। तो प्लांट के उस आधार पर दो ग्रुप्स हैं। तो कुछ प्लांट तो क्या करते हैं, कुछ प्लांट में तो क्या होता है कि CO2 का फिक्सेशन में सबसे पहले एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। CO2 का फिक्सेशन, आप ये ना सोचें कि बस CO2 और कन्वर्ट हो गया, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो वो साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा और ये CO2 और उसमें C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है। तो एक प्रोसेस तो ये है कि जो एक साइंटिस्ट मेल्विन, केल्विन और बेंसन, बेंसन कह सकते हैं, एंड्रयू बेंसन कह सकते हैं, मेल्विन, केल्विन और एंड्रयू बेंसन ने एक एल्गी में डिस्कवर की थी 1950 में। उसमें सबसे पहले, इस साइकिल में सबसे पहले एक 3PGA अर्थात 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये बनता है। तो ऐसे प्लांट, एक प्लांट का ग्रुप तो ये है केल्विन बेंसन ने, तो इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। इस केल्विन बेंसन साइकिल के दौरान CO2 एक साइक्लिक मैनर में और फूड का निर्माण कर रहा है। और आप ये देख रहे हैं 3 कार्बन एटम कंपाउंड, 3PGA लिखा हुआ है यहाँ पे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 3 कार्बन एटम कंपाउंड, इसलिए ऐसे प्लांट को C3 प्लांट भी कहते हैं, C3 प्लांट। एक प्लांट का ग्रुप ऐसा है कि उनमें ये जो CO2 है, ये साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा और ये फूड का निर्माण कर रहा है, और साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा जैसे ये CO2 है और ये साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा फूड का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहले CO2 से जो सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 से रिएक्ट करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA कहते हैं जैसे शॉर्टकट में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन एटम कंपाउंड है, 4 कार्बन एटम कंपाउंड है। और एक ग्रुप ऐसा है प्लांट का जिसमें ये हैच और स्लैक, पूरा नाम मार्शल डेविडसन हैच और चार्ल्स रोजर स्लैक, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने डिस्कवर किया था इसको सबसे पहले। तो हैच स्लैक साइकिल, इस साइकिल को तो इसको तो केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं, केल्विन बेंसन साइकिल, और इसको हैच स्लैक साइकिल। ऐसे प्लांट को C3 प्लांट कहते हैं और ऐसे प्लांट को C4 प्लांट कहते हैं। केल्विन बेंसन ने तो C3 प्लांट में इस साइक्लिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, जो डार्क रिएक्शन वाली, ये डिस्कवर किया था। और हैच और स्लैक ने C4 प्लांट में इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। तो ये इन स्टेप में, इसमें पहला स्टेप जो है ये 4 कार्बन एटम, ये इतना ही अंतर है बस, इसमें 4 कार्बन एटम कंपाउंड बनता है। और इसकी विस्तृत चर्चा हैच स्लैक साइकिल की, केल्विन बेंसन साइकिल की चर्चा आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से CO2 का फिक्सेशन और फूड के रूप में एक हो जाता है, इसीलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस इस प्रकार से यहाँ पर संपन्न हो जाते हैं।